मैजिकल टूथपेस्ट हाउस। एक गांव में विमल और विमला नाम के एक दंपत्ति रहते हैं। एक दिन दोनों गांव के ही एक शादी में जाते हैं। वहां पर विमल को उसका एक दोस्त मिलता है। वो उसे कहता है, सुना है इस दुल्हे में बहुत सारे गुण है और वो बहुत ताकतवर भी है। अरे तो इसमें क्या खास बात है? वो ताकतवर है तो कौन सी बड़ी बात हुई? अरे भाई, तुम कभी तो किसी की तारीफ करो यार। तुम में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ऐसी ठसन से बात कर रहे हो। दोस्त ने कही इस बात पर विमल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। वो इतने गुस्से में रहता है कि वो खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। दूसरा दिन निकल आता है, लेकिन विमल के दिमाग में वही बात चल रही होती है। वो उठकर बाथरूम में ब्रश करने जाता है, लेकिन गुस्से से ही टूथपेस्ट को नीचे गिराता है और गलती से उसके ऊपर पैर रखने की वजह से सारा पेस्ट खराब हो जाता है। वो बाहर जाकर विमला से पूछता है, अरे विमला, क्या हमारे पास कोई दूसरा पेस्ट है? नहीं जी, वो एक ही था, दूसरा लाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर वो बाहर निकलता है, लेकिन एक भी दुकान शुरू ना रहने की वजह से वो धीरे धीरे गांव से बाहर निकल जाता है और एक तालाब के पास आता है। वहां पर एक बबूल के पेड़ से ब्रश करने के लिए एक डाली को तोड़ने जाता है। तभी उसे तालाब के बाजू में एक टूथपेस्ट हाउस दिखता है। उसे देखकर विमल बहुत चकरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या, मैं इतने गुस्से में हूँ कि मुझे टूथपेस्ट हाउस दिख रहा है, या फिर सच में वो टूथपेस्ट हाउस ही है? ऐसा सोचकर विमल उस टूथपेस्ट हाउस के पास चला जाता है कि तभी उस हाउस में से एक आवाज आती है, अरे बेटा सुनो, ये कोई साधारण टूथपेस्ट नहीं है, जरा संभाल के। अच्छा, तो तुम बात भी कर सकते हो। चलो भाई चलो, निकल आओ बाहर। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। तो फिर बताओ, ये साधारण टूथपेस्ट कैसे नहीं है? अगर तुम इस टूथपेस्ट से ब्रश किया तो तुम्हारे दांत बहुत मजबूत हो जाएंगे, जिससे तुम पत्थर भी तोड़ सकोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? देखो, झूठ मत बोलो, पहले ही मेरी बहुत इज्जत की लग गई है। मैं तुम पर भरोसा रखकर ये टूथपेस्ट ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विमल एक पेस्ट लेकर घर आता है और बाथरूम में उसे रख देता है। तभी उसका फोन बजता है तो वो बाहर आता है और मोबाइल पर बात खत्म करके वापस बाथरूम में जाता है। आज तो मैं सबको दिखा दूंगा इस मैजिकल टूथपेस्ट से ब्रश करके। बड़े फुदक रहते ना लोग उस दिन, अभी बताता हूँ उनको। ऐसा सोचकर विमल ब्रश करता है और अपने दोस्त के साथ साथ कुछ लोगों को लेकर वो गांव के चौराहे में जाता है और कहता है, देखो गाँव वालों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ में क्या खास है। आज मैं वो पत्थर अपने दांतों से तोड़ कर दिखाऊंगा। ये सुनकर विमल का दोस्त हंसता है और कहता है, अरे विमल, क्या तू पागल हो गया है? अरे दिमाग शांत रखकर एक बार सोच। मेरे कहने का इतना टेंशन मत ले यार, तेरे दांत हमेशा के लिए टूट सकते हैं। अरे मैंने आज मैजिकल टूथपेस्ट से ब्रश किया है और आज तुमको दिखाकर ही रहूंगा कि मेरे दांत कितने मजबूत है। इस बात पर सभी गांव वाले हंसते ही रहते हैं कि तभी विमल एक पत्थर को हाथ में लेकर अपने दांत से उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि उसके सारे दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, अरे मेरे दांत, अरे मर गया रे, मेरे सारे दांत टूट गए। ये देखकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। विमल को भी और भी गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया है। तभी विमला वहां आती है और पूछती है, अरे ये क्या हुआ जी? आपके दांत कहाँ गए? ये कैसे गिर गए? विमल उसे सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सुनकर विमला कहती है, अरे बाप रे, तो वो जादुई टूथपेस्ट था। हे भगवान, आप जब फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने ही ये कौन सा टूथपेस्ट लाया, इसलिए उसे वहां से उठाकर फेंक दिया और मैंने लाया हुआ पेस्ट वहां पे रख दिया। ये सुनते ही विमल दौड़कर फिर से तालाब के पास जाता है ताकि उसे नया मैजिकल टूथपेस्ट मिले, लेकिन वो देखता है कि वहां पर कोई मैजिकल टूथपेस्ट हाउस नहीं रहता और वो नाराज होकर घर चला आता है। मैजिकल गोल्डन ट्री हाउस एंड जादुई तालाब। नागपुर नाम के शहर में विशाखा नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहती थी। विशाखा बहुत सुंदर और होशियार लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। विशाखा और दादी जिस झोपड़ी में रहती थी उसी के पीछे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत पुराना हो चुका पेड़ था। कुछ मछुआरे उस तालाब में मछलियां पकड़ते थे, लेकिन उनको जाल फेंकने और इकट्ठा करने में तकलीफ होने की वजह से वो उस पेड़ को काट देना चाहते थे, लेकिन विशाखा उस पेड़ को उन्हें काटने ही नहीं देती थी। विशाखा उस पेड़ को अपना दोस्त मानती थी
और जब कभी उसका मन हुआ तो वो तालाब के बीचों बीच जाकर उस पेड़ से बातें किया करती थी। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है। विशाखा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर दादी को देखकर कहते हैं, देखो विशाखा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है और इन्हें अगर जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती नहीं किया और इनका इलाज नहीं किया तो जान का खतरा हो सकता है। ये सुनते ही विशाखा बहुत नाराज होती है और पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं करता और वह उदास होकर अपने दोस्त तालाब के बीचों बीच वाले उस पेड़ से बातें करने जाती है। अब मैं क्या करूं दोस्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे मैं अपनी दादी को अस्पताल में भर्ती करूंगी? विशाखा की ये बातें सुनकर वो पेड़ कहने लगता है, नाराज मत हो विशाखा, मुझे सब पता है। अरे दोस्त, तुम पेड़ होकर बात भी कर सकते हो? तुम इतने सालों से इतने प्यार से मुझसे बातें जो कर रही हो, इसीलिए। तुम्हें पता है ना दोस्त मेरी दादी के बारे में, फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो विशाखा, आने वाली पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे इस तालाब से एक तेज रोशनी मुझ पर पड़ेगी। उसके साथ साथ पेड़ पर एक जादुई घर भी बनेगा। तुम उस ट्री हाउस में जाकर जो चाहे वो ले सकती हो। ऐसा सुनते ही उस दिन से विशाखा पूर्णिमा की रात का आने का इंतजार करती है और जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, विशाखा तालाब के बीचों बीच वाले अपने दोस्त पेड़ के पास जाती है और वो देखती है कि ठीक 12 बजे उस तालाब से एक तेज रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है, उस पेड़ पर एक गोल्डन ट्री हाउस आ जाता है। उसे देखकर विशाखा कहती है, अरे बाप रे, तुम सच कह रहे हो दोस्त? सच में एक गोल्डन ट्री हाउस आ गया है तुम पर? ये तो कमाल है। विशाखा उस पेड़ पर चढ़ती है और ट्री हाउस के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर ढेर सारे सोने के सिक्के और सोना था। वो उसमें से कुछ सिक्के उठाती है और दूसरे दिन उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाती है और रुपए लेकर वो वापस घर आती रहती है कि तभी उसे एक चोर पकड़ लेता है और उससे रुपए छीनने की कोशिश करता है। विशाखा उसे कहती है, अरे भाई देखो, ये रुपए मत लो, इससे कहीं ज्यादा रुपए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये मेरी दादी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए है। अच्छा, तो जल्दी बताओ कि और रुपए कहाँ पर मिलेंगे, नहीं तो मैं ये रुपए ले लूंगा। विशाखा जादुई गोल्डन ट्री हाउस की सारी बात उस चोर को बता देती है और चोर उसे छोड़ देता है। विशाखा रुपए लेकर जल्दी से अपने दादी का इलाज करती है, लेकिन इधर वो चोर अगली पूर्णिमा को उस तालाब के बीचों बीच जाकर उस पेड़ को काटकर वहां का सारा सोना चुराने की ठान लेता है और उस पर जैसे ही वो कुल्हाड़ी मारने लगता है, वो पेड़ कटता ही नहीं। तभी वो पेड़ उससे कहने लगता है, अरे मूर्ख इंसान, तुझे इसकी सजा मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। पेड़ गुस्से से उस चोर के हाथों को पत्थर में बदल देता है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और चिल्लाते रहता है। उसकी चीखें सुनकर विशाखा वहां आती है और कहती है, अरे मेरे दोस्त, इसे माफ कर दो, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ऐसा सुनकर वो पेड़ उस चोर को वापस ठीक करता है और चोर वहां से भाग जाता है और विशाखा उस पेड़ का उस दिन से अच्छे से ख्याल रखने लगती है। मैजिकल पेन। एक गांव में पंकज नाम का आदमी रहता था। वो बिना काम किए पैसे कमाने के लिए सोचता था। एक दिन सड़क पे चलते हुए उसे एक पेन मिलता है। अरे वाह, ये तो पेन बहुत खूबसूरत है। ये तो चमकीला चमकीला चमक रहा है। लगता है इस पेन में कुछ चमत्कार है। सोचते हुए वो घर पहुंचा तो पंकज मन में, कैसे भी करके पैसे कमाना है, अच्छी बाइक, कीमती कार खरीदना है, बड़ा घर बनाना है। पहले जाकर मैं मेरी सारी ख्वाहिशों का एक नोट पर लिख दूंगा, बाद में एक एक करके हासिल करूंगा। कहकर नोटबुक लिखा और जब वो पेन लेकर नोटबुक में बाइक लिखा तो अचानक उसके सामने बाइक प्रकट हो गई। उसे देखकर पंकज आश्चर्य हो जाता है। पंकज मन में, अरे ये क्या, ये बाइक कैसे प्रकट हुआ, क्या हुआ होगा, कहकर सोचता है। उसके बाद नोटबुक में कार कहकर लिखता है तो अचानक वहां पे कार प्रकट हो जाती है। ये सब पेन की ही महिमा है। अब मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बिना कुछ काम किए मुझे जो पसंद है वो सब मैं पा सकता हूँ। ऐसे लिखते ही वैसे प्रकट हो जाता है।
अरे वाह, संसार में मुझ जैसा कोई किस्मत वाला नहीं है। बाइक और कार तो आ गई हैं, अब मुझे बस पैसे चाहिए। बाद में बहुत एंजॉय कर सकता हूँ। सोचकर पैसा कहकर लिखते ही जरूरत के मुताबिक पैसे प्रकट हुए। उसे देखकर पंकज खुश हुआ। पेन को घर में ही छुपा के रखकर अगले दिन कार में बहुत सारे पैसे लेकर अय्याशी करने निकला। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस उसे रुकाई। ओ भाई, किधर जा रहा है? यूं ही एंजॉय करने निकला हूँ। तेरे गाड़ी के कागजात दिखा। वो क्या है, मेरे पास वैसे कोई कागजात नहीं है। तो कांस्टेबल आके एसआई से, सर सर सर, कल राहुल नाम का एक आदमी आके उसकी कार चोरी होने का एफआईआर लिखा है ना, मुझे अनुमान है ये वही चोर है। कांस्टेबल, इसे स्टेशन लेकर आओ। इसे हमारे स्टाइल में पूछताछ करेंगे तो सब कुछ उगल देगा। वैसे उस राहुल को भी बुलाना। ठीक है सर। वो क्यों? मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं? ये मेरी कार है। अगर ये तेरी कार है तो कहाँ खरीदा कागजात दिखा, पहले तू स्टेशन चल। कहकर उसे स्टेशन लेके जाते हैं। क्यों रे, बोल, कहाँ से चुराया? सच बोलेगा तो छोड़ दूंगा। मैंने किसी की भी कार नहीं चुराई। तो फिर कार तेरे पास कैसे आया? अगर ये कार तेरी है तो उस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए, मगर इस पर तो राहुल का नाम है। ऐसे कितनी कार चुराई है तूने? मुझ पर यकीन कीजिए सर। कहकर मन में, मेरे पास जो पेन है उसके बारे में अगर मैं बता दूं तो वो लोग मेरे पेन ले लेंगे। मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, पर पेन के बारे में नहीं बताऊंगा। क्या रे, क्या सोच रहा है? मुझ पे यकीन कीजिए सर। कहते वक्त राहुल वहाँ पे आता है। ऐसा सर, ये मेरा कार है। देखिए कागजात, ये मेरे घर के पास ही रहता है। इसने मेरी कार चुराया है। तो उतने में सूरज नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है। ऐसे सर, मेरी बाइक चोरी हो गई है। क्यों रे पंकज, ये बाइक भी तुमने ही चुराया है ना? हमारे इलाके में बाइक चोरी के केस बहुत बढ़ रही हैं। वो सब तुमने ही चुराया है ना? कहाँ बेच रहा है, बता रे। अपने मन में, बाप रे, लिखते ही प्रकट हुई बाइक इसकी है। ऐसे कैसे फंस गया? वो मायावी पेन मुझे बुरी तरह से फंसा देगा। मुझे वो पेन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों रे, भागने के लिए सोच रहा है क्या? मुझसे भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे सर, ये मेरे घर के पास ही रहता है। काम धंधा कुछ करे बिना बेकार में घूमता है। मेरी बाइक भी इसी ने चुराई होगी। सर, इसके कार में बहुत पैसे मिले हैं। ऐसे सर, मुझे माफ कीजिए, मेरी बात सुनिए। ये चोरियां तुमने की हैं, इसका सबूत भी है। अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। कांस्टेबल, इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। तो कांस्टेबल ठीक है कहकर पंकज को गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। तब पंकज मन में, काम किए बिना, मेहनत किए बिना पैसे कमाने की आस कभी नहीं रखना चाहिए। मेहनत करके कमाए हुए पैसे और सामान हमेशा अपने पास रहते हैं। जेल के बाहर निकलने के बाद कुछ काम करके जीवन बिताऊंगा। जेल के बाहर निकलने के बाद पंकज ईमानदारी से जीवन बिताने लगा।